अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मक्का मदीना ज़ोन। उम्मीद है आप खैर से होंगे। अल्लाह आप सबको खैर से रखे। आज मैं वीडियो बना रही हूँ उन ख़वातीनों के लिए जो अभी हज पर जाने वाली हैं। रमज़ान ख़त्म हो गया है, ईद हो चुकी है, अब हज की तैयारी। जो हज पे जाने वाली जो ख़वातीन हैं उनके लिए आज का मेरा वीडियो है कि वो क्या करे, कैसे करे, कौन सा मेडिसिन ले, क्या सामान ले जाए, उनके लिए है ये मेरा लिए। तो जो मेडिसिन हम लेकर के वहाँ पर जाते हैं वो कैसा होना चाहिए, कौन रिक्वायरमेंट करे तो ले जाएं या फिर कितना ले जाएं, है ना। सबसे पहला सवाल है कि हम मेडिसिन जो वहाँ पर ले जाते हैं तो किसके सलाह से ले जाएं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी आपसे कि आप अपने गायनों से सलाह लें, अपने गायनों से बात करें कि आप हज पे जाने वाले हैं या उम्रे पे जाने वाले हैं, ठीक है? कितने दिनों के लिए जाने वाले हैं, कब आपका पीरियड शुरू होने वाला है, ठीक है? तब आपकी गायनों आपको सजेस्ट करेगी कि आपको कौन-सा मेडिसिन लगेगा, ठीक? अगर आप पहले से कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, जैसे अपने हार्ट के लिए, अपने शुगर के लिए या फिर बीपी के लिए या अदर किसी भी इसके लिए आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, तो अपने गायनों को ज़रूर बताओ कि मैं ये इस तरह का मेडिसिन ले रही हूँ। तभी वो आपको जो मेडिसिन देगी वो आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि बहुत सी ख़वातीनों से मैंने सुना कि मेडिसिन उन्हें नुकसान कर गया, वहाँ जा कर के भी उन्हें परेशानियाँ आई उनके पीरियड को लेकर के, और फिर आने के बाद भी परेशानियाँ आती हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको जब भी अपना मेडिसिन लिखवाना चाहिए तो अपने गायनों से सलाह करने के बाद ही। और ख़वातीन मैं एक चीज़ और कह दूँ कि आपके अगर गायनो आपको मेडिसिन लिख कर के दे 30 डेज़, अगर आप 30 डेज़ के लिए जा रहे हो तो 30 डेज़ के लिए लिख कर देगी वो, या 15 डेज़ के लिए उम्रा पर लोग जाते हैं तो 15 डेज़ के लिए, लेकिन अभी हज है तो हज में तो 13 डेज़ के लिए ही होगा। तो मेरा यही सलाह रहेगा कि जब भी आप मेडिसिन लो तो आप एक्स्ट्रा मेडिसिन लो और 10-20 एक्स्ट्रा मेडिसिन लेकर के चलो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमें कभी-कभी डोज़ को बढ़ाना भी पड़ जाता है जो हम ले रहे हैं। जैसे एक कैप्सूल डेली लेते हैं, एक टैबलेट डेली लेते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें अपने डोज़ को बढ़ाना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर चलना बहुत है। आपको मतलब आपके शेड्यूल से हट कर के बहुत सारा वर्क है जो आपको करना होगा, ठीक है? तो आपको कभी-कभी आपका जो मेडिसिन का डोज़ है उसको बढ़ाना पड़ता है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पर। एक तो वहाँ पर आपको मेडिसिन नहीं मिलेगा जो आप खा रहे हैं, या फिर मिले भी तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो अच्छा होगा कि जब भी आप मेडिसिन जो भी लें, एक्स्ट्रा लें, अपने वतन से लेकर के जाएँ वो। ठीक है? और दूसरा मैं बात करूँगी कि आप जो उम्रा परफ़ॉर्म करते हैं या फिर हज के लिए जाते हैं, तो बहुत से लोग तो 15 डेज़ पहले, क्योंकि हज सिर्फ़ 5 दिन का रकाना है, लेकिन उससे पहले बहुत से लोग जाते हैं तो वो अपना उम्रा परफ़ॉर्म करते हैं। अपने जो अज़ीज़ जो गुज़र चुके हैं उनके लिए करते हैं, या फिर हम नफ़िल तवाफ़ करते हैं जो अज़ीज़ हैं उनके लिए। तो उसके लिए मैं यही सलाह दूँगी कि जब भी आप उम्रा परफ़ॉर्म करें या फिर आप तवाफ़ परफ़ॉर्म करें, 1 दिन में 1 या 2, अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा करते हैं तो फिर आपको अपने मेडिसिन का डोज़ बढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है? तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप भी वो गलती ना करें जो मैंने किया, ठीक है? तो आप वहाँ पर एक्स्ट्रा मेडिसिन लेकर के जाएँ और डेली परफ़ॉर्म करें। ये नहीं कि हाँ, 1 दिन में 5-6 ये कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट डे आपको फिर रेस्ट लेना पड़ जाएगा। फिर आपको कितना दिन रेस्ट लेना पड़ेगा इसका कोई भी हिसाब नहीं है। इसीलिए आपको चाहिए कि जब आप जा रहे हो, आपको नफ़िल तवाफ़ करना है अपने अज़ीज़ों के लिए, आपको उम्रा करना है अपने अज़ीज़ों के लिए जो गुज़र चुके हैं, तो आप एक लिस्ट बना लो और डे बाय डे, मतलब 1 दिन में 1-2 ऐसे परफ़ॉर्म करोगे तो फिर आपका जो है, आपको हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा मेडिसिन है वो ना लेना पड़े। ठीक है? और आपके लिए भी आराम हो, सहूलत हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है, आपका नींद नहीं कंप्लीट होता है, तो वो सारा चीज़ आपका जो बॉडी है वो मतलब मेंटेन नहीं कर पाता है। तो आपको हर चीज़ को लिमिट में लेकर के चलना होगा, क्योंकि 5 दिन आपके लिए जो है वो ज़्यादा अहम होता है। तो अब स्लीपर जो यहाँ से लेकर के जाते हैं हम लोग अपने वतन से, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वैसा स्लीपर ले जाएँ जो वहाँ पर आपको ईज़ी टू वियर हो। क्योंकि आप शू ले जाते हो तो शू वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैरी करना मुश्किल है, क्योंकि वो बड़ा होता है, उसको आप कहीं भी कैरी करोगे पीठ पर तो अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है।
तो कुछ ये कि फ्लिप फ्लॉप जो होता है स्लीपर वो ज़्यादा बेस्ट होता है, वो भी आपको नायलॉन का, क्योंकि आप बार बार वज़ू में हो या फिर उतारना आसान हो, पहनना आसान हो। अगर आप सॉक्स पहनते हो तो उसके ऊपर पहनना जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप वो ईजी होता है। हाँ, अगर आप लेडीज़ सॉक्स पहनते हो तो आपके लिए हवाई चप्पल वो भी सही रहेगा। लेकिन लेडीज़ सॉक्स अगर नहीं ले जा रहे हैं और आपको जो जनरल सॉक्स है वो ले जाते हैं, तो आपको चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप ले जाए जो ईजी हो कैरी करना। गीला भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नायलॉन है, वो तो प्रॉब्लम करेगा नहीं, ठीक है? और ईजी होगा पहनना और ईजी उतारना होगा। और सॉक्स तो आप ज़रूर ले जाएं, क्योंकि मक्का में होता क्या है कि आपका जो फ्लोर है वो ठंडा होता है, बट मदीना में फ्लोर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। वहाँ पर आप स्लीपर पहनोगे नहीं, आपको सॉक्स पहन कर के ही ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। तो ये जो सॉक्स है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, क्योंकि पतला सॉक्स से भी है ना वो लेकर के जाती हैं ख़वातीन कि जो पतला सा हो और स्टाइलिस्ट हो, तो फिर वो बेकार हो जाता है। वहाँ पर जाकर के इतना गर्म है कि वो पतला वाला पहन करके आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, मोटा सॉक्स होगा तो कम से कम हीट को वो रोक पाएगा। तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप मोटा सॉक्स लेकर के जाएँ जो आप वेयर करें और चलना ईज़ी हो आपके लिए। दूसरा है जो आप स्लीपर लो तो उसको अपने वतन में पहले तो 2-4 दिन पहन कर के देख लो क्या ये स्लीपर आपके कंफर्ट ज़ोन में आता है या नहीं आता है, ठीक है? और थोड़ा वो उसका जो होता है वो टाइटनेस जो होता है टाइट-टाइट सा वो भी खुल जाएगा। अगर 2-4 दिन आप पहन लेते हो अपने वतन में तो वो टाइट-टाइट सा जो होता है ना वो खुल जाएगा और वहाँ पर पहनना ईज़ी होगा आपके लिए और आपको पता होगा कि आपका ये कंफर्ट ज़ोन में आता है। मान लो आपने नया स्लीपर लिया और वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तब तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप जब भी अपना स्लीपर लें तो आप अपने वतन में 2-4 दिन पहन के लें, पहनने के बाद उसको धो कर के रख लें। तो ये तो थी मेरी बातें कुछ आपके स्लीपर के हवाले से। अब मैं बात करूँगी बैकपैक के लिए। बैकपैक में बहुत से ख़वातीन या मर्द हज़रात या जो भी है वो जाते हैं तो अपना बैग लेकर के जाते हैं वो जो हर टाइम कैरी कर सके। जैसे हरम जा रहे हैं या फिर आयशा मस्जिद जा रहे हैं तो वो हर टाइम कैरी कर सके ऐसा बैग लेकर के जाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आजकल वो वहाँ पर हरम के अंदर वो बैग्स ले जाने नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बाहर रखिए, ठीक है? तो बाहर जब हम निकलते हैं ठीक है हम रख दें, लेकिन जब बाहर हम निकलते हैं तो कहाँ से निकलते हैं कोई पता नहीं होता है। तो बैग के लिए हमें फिर से बहुत ज़्यादा चलना पड़ सकता है, फिर वहाँ जाए मिले ना मिले, क्योंकि बहुत सारा चीज़ फिर इधर-उधर हो जाता है। तो उसके लिए दिमाग में टेंशन लगा रहेगा कि मेरा बैग है, मेरा बैग है। और बहुत सारी चीज़ें जब बैग हम ले जाते हैं बड़ा तो उसमें डाल देते हैं, तो हमें याद भी नहीं होता है कि हम क्या डाले हैं उसमें या क्या नहीं डाले। अब वहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं कि आप अंदर बैग नहीं ले जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं यही सजेशन दूँगी कि आप जो बैग पैक करें तो वो वाला नहीं, जो आप शू के लिए बैग लेते हैं ना या फिर पतला वाला छोटा वाला जो बैग लेते हैं वो बैग लें, ताकि आराम से आप उसको कैरी कर सकें। ख़वातीन के लिए तो मेरा यही सलाह होगा कि जो पर्स आप लेकर के चलते हैं ना, तो पर्स कभी भी छोटा ना ले जाए, वो बड़ा वाला जो चौड़ा जैसा होता है वो लेकर के जाए। उसमें क्या होगा कि आपका बॉटल हो जाएगा, आपका कुछ भी आप रख सकते हो, जैसे बहुत सारा चीज़ होता है, आयशा मस्जिद गए हैं तो वहाँ कपड़े रहेंगे तो वो आप कैरी कर सकते हो। और कभी भी वो एक कंधे पर जो लेने वाला बैग होता है, लेडीज़ बैग, वो ना लेकर के आप ऐसा बैग लें जो स्लिंग बैग होता है वो ये करके, ताकि अगर उसको लेकर के आपको तवाफ़ भी करना पड़े तो आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि वो क्या होता है ना, रश इतना होता है कि हो सकता है कि गिर जाए, ठीक? और वो स्लिंग बैग रहेगा वन साइड से क्रॉस करके, तो वो गिरेगा नहीं, वो अटका रहेगा, ठीक है? इसीलिए जब भी पर्स लें तो बड़ा लें और उसको जो है मज़बूत लें, ठीक है? ये नहीं कि हाँ, कुछ भी ले लिया, वहाँ जा कर के वो टूट गया तो फिर प्रॉब्लम हो रहा है। तो पर्स लें, बड़ा लें, और बड़ा के अलावा ऐसा लें जो आपको वहाँ पर वो रश को झेल सके, क्योंकि रश होता है, वो खींचा, वो खींची, बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कभी-कभी तो बैग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसीलिए वैसा बैग ले जाएँ जो ईज़ी हो आपको कैरी करना, ना ही पीठ पर लेकर के चलना हो आपको और ना ही आपके कंधे पर रहे वो, कि गिर रहा है, नहीं। आप ऐसा बैग कैरी करें ताकि वो ना कोई तरह का प्रॉब्लम ना आए, आपका मोबाइल हो जाए, आपका कुछ मेडिसिन जो होता है इमरजेंसी वो उसमें आ जाए, कुछ कपड़े आ जाए। जैसे आप आयशा मस्जिद जाते हो तो वहाँ पर आपको लेकर के जाना होता है तो वो चला जाए। तो कुछ ऐसी जैसी चीज़ें जो उसमें आ जाए वैसा बैग, क्योंकि लेडीज़ बैग को वो सिर्फ चेक करते हैं, रोकते नहीं हैं। बट क्या है कि अगर आप बैग पैक ले करके जाते हो तो वो रोक देते हैं, वो अंदर नहीं जाने देते हरम के अंदर। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि हमें तो जाना है 79 से,
और जब निकलते हैं तो वो कभी 5 से निकलना होता है, क्योंकि अंदर में जाकर के कहाँ से निकलना पड़ जाए कोई पता नहीं होता है। तो इसीलिए बाहर में रखना थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि उसके में दिमाग पे लगा रहता है कि मेरा बैग है, मेरा बैग है। तो उससे अच्छा है कि हम वैसा बैग कैरी करें जो मतलब अंदर ले जाने में प्रॉब्लम ना हो, और लेडीज़ पर्स को सिर्फ़ वो चेक करते हैं, चेक करके वो अंदर छोड़ देते हैं। तो मेरा तो यही सलाह होगा कि जब भी आप पर्स अपना कैरी करें, तो पर्स बड़ा हो थोड़ा, ताकि उसमें आपका सारा सामान और वाटर बोतल वगैरह सब आ जाए। जेंट्स के लिए, मर्द हज़रात के लिए मेरा यही सलाह होगा कि जो आप अपने स्लीपर को रखने के लिए बैग लेते हैं, वो थोड़ा मज़बूत लें, ताकि उसमें आपका स्लीपर, वाटर बोतल ये सब कोई पता नहीं होता है। तो इसीलिए बाहर में रखना थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि उसके में दिमाग पे लगा रहता है कि मेरा बैग है, मेरा बैग है। तो उससे अच्छा है कि हम वैसा बैग कैरी करें जो मतलब अंदर ले जाने में प्रॉब्लम ना हो, और लेडीज़ पर्स को सिर्फ़ वो चेक करते हैं, चेक करके वो अंदर छोड़ देते हैं। तो मेरा तो यही सलाह होगा कि जब भी आप पर्स अपना कैरी करें, तो पर्स बड़ा हो थोड़ा, ताकि उसमें आपका सारा सामान और वाटर बोतल वगैरह सब आ जाए। जेंट्स के लिए, मर्द हज़रात के लिए मेरा यही सलाह होगा कि जो आप अपने स्लीपर को रखने के लिए बैग लेते हैं, वो थोड़ा मज़बूत लें, ताकि उसमें आपका स्लीपर, वाटर बोतल ये सब एडजस्ट हो सके। ठीक है? तो ये तो हो गया बैकपैक के हवाले से, और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप हज के लिए जा रहे हैं, क्या मेरी सलाह आपके लिए अच्छी थी या बुरी थी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप सबको हज पर बुलाए, उम्रा पर बुलाए, और आप सबके हज को कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक आप सबको सेहत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।